जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे यूजीसी नेट पाठ्यक्रम के तहत जो आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, हिंदी गद्य की विधा के तहत निबंध विधा की सीरीज को हम लेकर चल रहे हैं। और इससे पहले की वीडियोज में हमने आपको काफ़ी निबंध करवा दिए हैं। टोटल आपके सिलेबस में 11 निबंध है। उनमें से एक निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बहुत ही चर्चित निबंध है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। शीर्षक से आपको कौतूहल हुआ होगा कि नाखून आखिर क्यों बढ़ते हैं। तो एक ललित निबंधकार के तौर पे निबंधकारकर्ता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्ति जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि कैसे मनुष्य का जो नाखून होता है वो पशु, एक तरीके से पशुता का भी प्रतीक हो सकता है, और उसको बढ़ने देना या ना बढ़ने देना ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। द्विवेदी जी इसके माध्यम से समस्त मानवता और जो साहित्य का केंद्र बिंदु है उसको मनुष्य के आधार को मानते हैं कि मनुष्यता ही जो होता है मनुष्य के अंदर वही केंद्र में है। द्विवेदी जी लिखते हैं, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। समस्त मानव समाज को सुंदर बनाने की साधना का नाम ही साहित्य है। और द्विवेदी जी की ख्याति भी अगर देखें, गुलाब राय जी कहते हैं कि हिंदी में आलोचक और निबंधकार दोनों ही रूपों में हैं। वे अच्छे आलोचक भी हैं और अथवा अच्छे निबंधकार के तौर पे भी जाने जाते हैं। और ये दोनों कामों में सामंजस्य बना पाना किसी भी साहित्यकार के लिए आसान नहीं होता है। नाखून क्यों बढ़ते हैं एक ललित निबंध है। कल्पलता 1951 ईस्वी में जो कल्पलता संग्रह है उसमें कुल मिलाकर 20 निबंध हैं। उनमें से नाखून क्यों बढ़ते हैं एक प्रसिद्ध निबंध है। बाकी और भी निबंध हैं, आम फिर बौरा गए, शिरीष के फूल, ये सब भी अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन में ऑप्शन में दिए जाते हैं कि आम फिर बौरागे, शिरीष के फूल, भगवान महाकाल का कुंठ नृत्य, ठाकुर जी की बटेर, संस्कृतियों का संगम, समालोचक की डाक, ब्रह्मांड का विस्तार, वह चला गया। ये सब निबंध किसके हैं, किसके द्वारा रचित निबंध है। तो ये कल्पलता 1951 का जो इनका संग्रह है उसमें इन निबंधों को जो है वहाँ पे संग्रहित किया गया है। एक मैराथन वीडियो लाएंगे जिसमें 11 निबंधों का जो शीर्षक है और जो प्रकाशन वर्ष है, इंपॉर्टेंट जो उद्धरण है, उन सारे को करवा देंगे। यहाँ पे तो हम पूरा ध्यान देंगे निबंध को पढ़ने पर, क्योंकि जो आपके पाठ्यक्रम में निबंध दिया गया है, अगर आप सच्चा उस निबंध को बहुत अच्छे से आत्मसात करते हैं तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा आपको ये जो एग्ज़ाम है उसमें दिखेगा। क्योंकि निबंध हो या कोई भी विधा हो, उससे क्वेश्चन बहुत डेप्थ में पूछा जाता है। तो निबंध के उदाहरणों को ध्यान में रखने के लिए आपको पूरे निबंध को समझना है बहुत अच्छे से। कहा जाता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों से ही हिंदी में ललित निबंधों की शुरुआत मानी जाती है। एक सशक्त विधा के रूप में ये विकसित होता है। नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक निबंध में वे मनुष्य की दुर्बलताओं को लक्षित करते हैं कि आखिर मनुष्य की दुर्बलता क्या है। दूसरी तरफ उनकी शक्ति और रचनाशीलता प्रवृत्ति का दर्शन भी दिखाता ही। वे मनुष्य को करुणा, दया, मैत्री, बंधुत्व एवं भाईचारे की भावना में रत होने की शिक्षा भी देते हैं कि मनुष्य को मनुष्यता को बचाए रखने के लिए उसमें मैत्री भाव होना चाहिए, दूसरों के प्रति दया भी विद्यमान होना चाहिए, करुणाशील होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात जो है बंधुत्व और भाईचारा वो भी होना चाहिए। इन्हीं भावों के संरक्षण में उनका बड़प्पन भी दिखता है और निबंध के माध्यम से ये सामाजिक संदेश भी वो देते हैं। निबंध के माध्यम से द्विवेदी जी ने मनुष्यता के विकास, मनुष्यता में पशुता का जो अवशेष है उस पर भी वो विजय कैसे प्राप्त करे, काम, क्रोध, लोभ, इन सारी चीज़ों से वो ऊपर कैसे उठे। साथ ही साथ उन्होंने भारतीय संस्कृति पर भी गहन चिंतन मनन भी किया है। इस निबंध में वे मनुष्यों द्वारा अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति के विरोध के साथ साथ स्वाधीनता पर भी विचार करते हैं कि अस्त्र शस्त्र जैसी चीजें समाज में कहीं ना कहीं हमारे बीच में कटुता ही पैदा करती है। तो मनुष्यों में मनुष्यता का भाव विद्यमान रहे, इसके लिए इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है, उसके लिए तो मैत्री भाव जरूरी है। अब आज प्रश्न ये है कि आखिर नाखून क्यों बढ़ते हैं। कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून आखिर क्यों बढ़ते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। आखिर ये इतने बेहिया क्यों होते हैं। तो क्या कभी आपने सोचा कि आपके हाथ के नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो ये उत्तर हम हजारी प्रसाद द्विवेदी की इस निबंध के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक श्रेष्ठतम साहित्यकार के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्ति की दृष्टि है नाखून के बढ़ने की। और इसके बारे में देखें तो कहते हैं कि बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं, और सच में बच्चे ऐसे होते ही हैं। उनके अंदर बहुत ही जिज्ञासा होती है और उनको जिज्ञासा को उनका शांत करना बहुत बड़ी बात है।
तो कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न करते हैं, ऐसा लेखक कह रहे हैं। कहते हैं अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है, यानी अगर ज़्यादा जानकार पिता नहीं है तो बहुत ही दयनीय अवस्था में होता है, क्योंकि इतने प्रश्न उससे पूछे जाते हैं कि वो अपने आप को सक्षम नहीं पाता उनके उत्तर देने को। मेरी छोटी लड़की ने, खुद लेखक कह रहे हैं कि मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं पाया। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दे तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं, पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छोड़ते ही सेध मार कर हाजिर। आखिर ये इतने बेहिया क्यों हैं? कुछ लाख ही वर्षों की बात है, जब मनुष्य जंगली हुआ करता था, वन मानुष जैसा। उसे नाखून की जरूरत थी तब। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून उस समय बहुत जरूरी हुआ करता था। असल में वही उसके शास्त्र या अस्त्र हुआ करते थे। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था। नाखून उसके लिए जरूरी था, ये जरूरी अंग था। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। पत्थर के ठेले और पेड़ की डालें काम में लाने लगा। रामचंद्र जी की वानरी सेना के पास ऐसे ही अस्त्र थे। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। इन हड्डियों के हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं के राजा का वज्र, जो दधीची मुनि की हड्डियों से बना था। मनुष्य और आगे बढ़ा। उसने धातु के हथियार बनाए। जिसके पास लोहे के शस्त्र और अस्त्र थे वे विजयी हुए। देवताओं के राजा तक को मनुष्यों के राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ती थी कि मनुष्यों के राजा के पास क्या होता था? लोहे के अस्त्र होते थे। और जो असुर थे, असुरों के पास अनेक विद्याएं होती थी, पर लोहे के अस्त्र नहीं थे उनके पास। शायद घोड़े भी नहीं थे। आर्यों के पास तो ये दोनों ही होते थे, यानी अस्त्र भी हो और उनके पास विद्या भी हो। आर्य विजयी हो गए। फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया। नाग हारे, सुपड़ हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे। लोहे के वस्त्रों ने बाजी मार ली। इतिहास आगे बढ़ा। पलीते वाली बंदूक आ गई। कारतूस ने, तोपों ने, बमों ने, बमवर्षक वायुयानों ने इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा है, ये सबको मालूम है। नखधर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है, पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है। अब भी वह याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही लाख वर्ष पहले के नख दंतावलंबी हो, ऐसे ही जीव हो, पशु के साथ एक ही सतह पर विचारने वाले और चरने वाले। तत्किम मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून ना काटने के लिए डांटता है। किसी दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने पर डांटता रहा होगा, लेकिन प्रकृति है कि वह आप भी नाखून को जिलाए जा रही है, और मनुष्य है कि वह आप भी उसे काटे जा रहा है। वे कमबख्त रोज बढ़ते हैं क्योंकि वे अंधे हैं, नहीं जानते कि मनुष्य को इसमें कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। उसके भीतर बर्बर युग का कोई अवशेष रह जाए, ये उसे असहनीय मालूम पड़ता है। लेकिन ये कैसे मैं कहूँ? नाखून काटने से क्या होता है? अब देखिए, लेखक कह रहे हैं नाखून काटने से ही क्या होता है। क्या मनुष्य की बर्बरता घटी है? कहाँ घटी है? वह तो बढ़ती ही जा रही है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का, तो ये जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पे जो बम वर्षक विमान गिराए गए और मनुष्यता का पतन हमने देखा, त्राहिमाम स्थिति देखी, समूचा राष्ट्र ध्वंस के कगार पे खड़ा हो गया। तो यही लेखक कह रहे हैं कि क्या मनुष्य की बर्बरता घटती गई? ऐसा नहीं है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़े ही हुआ है, यह तो उसका नवीनतम रूप है। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवन प्रतीक है। मनुष्य की मनुष्यता या पशुता को जितनी बार भी काट दो ना, वह मरना नहीं जानती। कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था। वात्सायन के कामसूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था। उनके काटने की कला काफ़ी मनोरंजक बताई गई। त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल आदि विविध आकृतियों के नाखून इन दिनों विलासी नागरिकों के न जाने किस काम आया करते थे। उनको सिकता, मोम और अलग से यत्नपूर्व रगड़ कर लाल और चिकना बनाया जाता था। गौड़ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे और दक्षिणात्य लोग छोटे नखों को। अपनी अपनी रुचि है।
देश की भी और काल की भी, लेकिन समस्त अधोगामी वृत्तियों की ओर नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है, और यह बात चाहूं भी तो भूल नहीं सकता। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानियों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन सहज वृत्तियां भी रह गई हैं। दीर्घकाल तक उनकी आवश्यकता रही है। अतः शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि ये वृत्तियां अनायास ही और शरीर के अनजान में भी अपने आप में काम करती हैं। नाखून का बढ़ना उनमें से एक है, केस का बढ़ना दूसरा है, दांत का दोबारा उठना तीसरा है, पलकों का गिरना चौथा है। और असल में सहजात वृत्तियां अनजान की स्मृतियों को ही कहते हैं। हमारी भाषा में भी इसके उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिलेगी। पर कौन सोचता है? सोचना तो क्या, उसे इतना भी पता नहीं चलता कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वो उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। और यद्यपि पशुत्व के चिन्ह उसके भीतर रह गए हैं, पर वह पशुत्व को छोड़ चुका है। पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता, उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधनी है। लेखक ये कहते हैं कि मेरा मन पूछता है किशोर, मनुष्य की ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष हैं। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये भी हमारी पशुता के ही निगरानी है। भारतीय भाषाओं में प्रायः ही अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थक शब्द नहीं व्यवहारता होता। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, देसी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। इंडिपेंडेंस का अर्थ है अनाधीनता या किसी की अधीनता का भाव, पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। अंग्रेजी में कहना हो तो सेल्फ डिपेंडेंस कह सकते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतने दिनों तक अंग्रेजी की अनुर्विदता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कह सका। उसने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, उन सब में स्व का बंधन अवश्य है। क्या संयोग की बात है, यह हमारी समूची परंपरा ही अनजान में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही। मुझे प्राणी विज्ञान की बात फिर याद आती है। सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। स्वराज्य होने के बाद संभवतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारे देश के लोग पहली बार ये सब सोचने लगे हों ऐसी बात नहीं है। हमारा इतिहास बहुत पुराना है। हमारे शास्त्रों में इस समस्या को नाना भावों और नाना पहलुओं से विचारा गया है। हम कोई नौसुखिए तो नहीं है जो रातों रात अनजान जंगल में पहुंचाकर आरक्षी छोड़ दिए गए हो। हमारी परंपरा महिमामयी, उत्तराधिकार विपुल और संस्कार उज्ज्वल है। हमारे अनजान में भी ये बातें हमें खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती हैं। ये जरूर है कि परिस्थितियां बदल गई हैं, उपकरण नए हो गए हैं और उलझनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है, पर मूल समस्या बहुत अधिक नहीं बदली। भारतीय चित्त जो आज भी अनाधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का ही तो फल है। वह स्व के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ सकता। अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया गया बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी विशेषता है। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उससे हम चिपटे ही रहे। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम नई अनुसंधानशीलता के नशे में चूर होकर अपना सर्वस्व खो दें। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। भले लोग दिनों की जांच कर लेते हैं, जो हितकर होता है उसे ग्रहण कर लेते हैं, और मूढ़ लोग दूसरों के इशारे पर भटकते रहते हैं। सो हमें परीक्षा करके ही कर बात सोच लेनी होगी, और अगर हमारे पूर्व संचित भंडार में वह हितकर वस्तु निकल आए तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है। जातियाँ इस देश में अनेक आई हैं, लड़ती झगड़ती भी रही हैं, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई हैं। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना और मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की थी, पर एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी, समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है, वह है अपने ही आपसी बंधनों से अपने को बांधना। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? आहार, निद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही हैं जैसे अन्य प्राणियों के, लेकिन वह फिर भी पशु से भिन्न है।
उसमें संयम है, दूसरों के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। यह मनुष्य के स्वयं की उद्दावित बंधन है। इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता, गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है और वचन, मन और शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत आचरण मानता है। यह किसी भी जाति या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं, यह मनुष्य मात्र का धर्म है। महाभारत में इसलिए निर्भर भाव, सत्य और अक्रोध को सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा गया है। एतदित्राम श्रेष्ठम सर्वभूतेषु भारता निर्वारते महाराज सत्यम क्रोधायुंचा। अन्यत्र इसमें निरंतर दानशीलता को भी गिनाया गया है। गौतम ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता जाए। यह आत्मनिर्मित बंधन है, मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अहिंसा, सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का मूल उत्स यही भी है। मुझे आश्चर्य होता है कि अनजान में भी हमारी भाषा में यह भाव कैसे रह गया, लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ था। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है और आदमी ही है कि सदा उससे लोहा लेने को कमर कसे है। मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? बड़े बड़े नेता कहते हैं कि वस्तुओं की कमी है और मशीन बैठाओ और उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो और बाहरी उपकरणों को ताकत बनाओ। एक बूढ़ा कहता था, बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और दोष को दूर करो, लोक के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात मत सोचो, आत्मतोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा, प्रेम ही बड़ी चीज़ है क्योंकि वह हमारे भीतर है। उच्छृंखलता पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, उसे गोली मार दी गई। आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति ही हावी हुई। मैं हैरान होकर ये सोचता हूँ, बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठ कर मनुष्य की वास्तविक चरितार्थ का पता लगाया था। ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई हो। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरणासन का प्रयोग भी बंद कर देगा। तब तक इस बात से छोटे बच्चों को परिचित करा देना वांछनीय जान पड़ता है कि नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। बृहत्तर जीवन में रोकना मनुष्यत्व का तगाजा है। मनुष्यत्व में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का घोतक है और हमारे अपने को संयत रखता है। दूसरे के मनोभाव का आदर करना मनुष्य का स्वाधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की ही महिमा को सूचित करती है। सफलता और चरितार्थता में अंतर है। मनुष्य मरणासन के संचयन से बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा भी सकता है जिसे अपने बड़े आडंबर के साथ सफलता का नाम दे रखा है, परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में, त्याग में, अपने को सबके मंगल के निश्चेष भाव से दे देने में। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध साजात प्रीति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाता है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। तो यहाँ पे कहते हैं लेखक कि मनुष्य जो है उसको बढ़ने नहीं देगा, वो बढ़ना चाहता है तो बढ़े। तो इस तरीके से नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहुत ही आपने देखा कि रोचक निबंध जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है और इसके माध्यम से जो है जीवन के बारे में, जीवन के अलग अलग आयामों के बारे में जो है लेखक के दृष्टिकोण के माध्यम से ये समझाने की कोशिश की गई है कि बर्बरता कहाँ घटी है। बर्बरता तब पशुता थी, मानव के लिए ज़रूरी था ये सब चीज़ें, और आज नहीं है तो भी शस्त्र का देखेंगे तो बमबार्डिंग आज भी हो रहा है। तो ऐसे में जो है हमें इन सब चीज़ों से पार पाना चाहिए। एक क्वेश्चन बच्ची का था जिसका उत्तर देने में लेखक ने अपने दृष्टिकोण को पूर्ण रूप से अगर कहें तो उसमें ये कोशिश की है कि चीज़ों को आपको बताए, उन बारीकियों पर आपका ध्यान ले जाए जिस पे हमारी जो है ध्यान जो है हमारा वो नहीं जा पाता है। तो आज के लिए ये निबंध यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी हम नेक्स्ट निबंध के साथ आपके अगले वीडियो में मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है यूजीसी नेट पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए। और फ्रेंड्स, आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें और लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।